एक हार जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे मैदान पर फैल चुका था। हजारों लाशें जमीन पर पड़ी थीं, टूटे हुए भाले, कटे हुए हाथ, घायल घोड़े और हवा में फैली खून की गंध। दिल्ली से बहुत दूर तराइन के मैदान में एक राजा हार चुका था, लेकिन यह सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, यह उस भारत की हार थी जो खुद को अजेय समझता था। और सबसे डरावनी बात, जिस आदमी ने यह जीत हासिल की थी वह भारत पर राज करने के लिए नहीं आया था, वह सिर्फ एक रास्ता खोलने आया था। एक ऐसा रास्ता जिससे अगले 300 साल तक दिल्ली की गद्दी पर विदेशी सल्तनत का राज होने वाला था। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े राजाओं वाला भारत कुछ हजार घुड़सवारों के सामने टिक नहीं पाया? क्या भारतीय राजा कमजोर थे? नहीं। क्या उनके पास सेना कम थी? बिल्कुल नहीं। फिर आखिर गलती कहाँ हुई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वापस चलना होगा उस भारत में जो बाहर से ताकतवर दिखता था लेकिन अंदर से बुरी तरह बिखरा हुआ था। 12वीं सदी का भारत, राजपूत राजाओं का समय। उत्तर भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। अजमेर और दिल्ली पर चौहान वंश का शासन था। कन्नौज पर गाहड़वाल राजपूत थे। मालवा, गुजरात, बंगाल, हर जगह अलग अलग राजा। हर राजा खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी, वे एक दूसरे को दुश्मन ज्यादा मानते थे और बाहरी आक्रमणकारियों को कम। उधर अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक नई ताकत उभर रही थी, घुर साम्राज्य, और उसका सबसे महत्वाकांक्षी शासक था मोहम्मद गौरी। गौरी बाकी आक्रमणकारियों जैसा नहीं था। महमूद गजनवी भारत आया, लूटा और चला गया, लेकिन गौरी कुछ अलग चाहता था। वह भारत में स्थायी सत्ता चाहता था और उसने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी पहचान ली थी, बिखराव। उसने समझ लिया था कि अगर भारतीय राजा एकजुट नहीं हुए तो यह देश धीरे धीरे उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन शुरुआत में सब कुछ गौरी के हिसाब से नहीं हुआ। साल 1191, तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की सेना और मोहम्मद गौरी आमने सामने थे। राजपूतों की सेना विशाल थी, हाथी, भारी घुड़सवार, तलवारबाज। युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में गौरी की सेना टूटने लगी। राजपूत योद्धा भयंकर लड़ रहे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि गौरी खुद घायल हो गया था। एक राजपूत योद्धा का भाला उसके शरीर में जा घुसा। अगर उस दिन उसका सैनिक उसे मैदान से बाहर ना ले जाता तो शायद वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती। गौरी हार गया, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती हुई। पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने सोचा दुश्मन भाग चुका है, खतरा खत्म हो गया। लेकिन गौरी भागा नहीं था, वह सीखने गया था। और अगले एक साल में उसने पूरी रणनीति बदल दी। उसने महसूस किया कि राजपूत सेना बहादुर जरूर है, लेकिन उनके युद्ध के तरीके पुराने हैं। वे सीधी भिड़ंत में विश्वास करते थे, जबकि तुर्की सेनाएं अलग तरह से लड़ती थीं। तेज घोड़े, दूर से तीरंदाजी, फिर अचानक हमला और पीछे हट जाना। यह युद्ध शैली राजपूतों के लिए नई थी। और फिर आया साल 1192, तराइन का दूसरा युद्ध। सुबह का समय, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजपूतों को पूरा विश्वास था कि वे फिर जीतेंगे, लेकिन इस बार गौरी ने युद्ध मैदान को अपने हिसाब से चलाया। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। तुर्क घुड़सवार तेजी से आते, तीर बरसाते और वापस भाग जाते। राजपूत सेना धीरे धीरे थकने लगी, घोड़े परेशान होने लगे, हाथियों का संतुलन बिगड़ने लगा। और तभी गौरी ने अपना अंतिम हमला किया। राजपूत सेना टूट गई। तराइन का मैदान लाशों से भर गया। पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे। इतिहास में इस हार को सिर्फ एक युद्ध की हार समझा जाता है, लेकिन असल में यह उत्तर भारत की सत्ता के बदलने की शुरुआत थी। अब दिल्ली का रास्ता खुल चुका था, लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मोहम्मद गौरी ने खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठने का फैसला नहीं किया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम को चुना, कुतुबुद्दीन ऐबक। आज यह सुनकर अजीब लगता है कि एक गुलाम पूरे भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखेगा, लेकिन तुर्की सल्तनतों में गुलाम सिर्फ नौकर नहीं होते थे। उन्हें बचपन से युद्ध, राजनीति, प्रशासन सब सिखाया जाता था और कई बार वही सबसे वफादार साबित होते थे। ऐबक भी उन्हीं में से एक था। उसने दिल्ली और आसपास के इलाकों पर तेजी से नियंत्रण मजबूत करना शुरू किया, लेकिन समस्या सिर्फ युद्ध जीतना नहीं थी। असली चुनौती थी भारत जैसे विशाल और अलग अलग संस्कृतियों वाले क्षेत्र को संभालना। क्योंकि दिल्ली जीतना आसान था, उसे बचाकर रखना मुश्किल। राजपूत अभी खत्म नहीं हुए थे, हर तरफ विद्रोह का खतरा था। कई स्थानीय राजा मौका तलाश रहे थे और इसी बीच एक और बड़ा संकट आ गया। 1206, मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। अब सोचिए, जिस साम्राज्य का पूरा आधार एक शासक पर टिका हो, उस शासक की अचानक मौत हो जाए तो क्या होगा? अक्सर साम्राज्य टूट जाते हैं और यही उम्मीद भारत के कई राजाओं को भी थी। उन्हें लगा अब तुर्की सत्ता खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सेना नहीं थी, बल्कि उसकी व्यवस्था थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुरंत खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत। लेकिन ऐबक जानता था कि सिर्फ डर से राज नहीं चल सकता, उसे भारत में अपनी वैधता भी बनानी थी। इसीलिए उसने सिर्फ युद्ध नहीं किए, उसने निर्माण भी करवाए। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार हुआ, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये शक्ति का संदेश थी, एक घोषणा कि अब दिल्ली में नई सत्ता आ चुकी है। लेकिन सत्ता जितनी तेजी से आती है, उतनी तेजी से खतरे भी बढ़ते हैं। ऐबक के सामने सबसे बड़ी समस्या थी राजपूत। राजस्थान और आसपास के कई इलाके अभी भी
पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं थे। दूसरी तरफ बंगाल और बिहार में भी स्थिरता नहीं थी और सबसे बड़ा डर था, अगर सारे भारतीय राजा एक हो गए तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो सकती थी। लेकिन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी फिर सामने आई, एकता नहीं बनी। हर राज्य अपनी लड़ाई लड़ रहा था और इसी बिखराव ने सल्तनत को समय दे दिया। लेकिन किस्मत ने ऐबक को ज्यादा समय नहीं दिया। 1210 लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब दिल्ली सल्तनत सिर्फ 4 साल पुरानी थी और उसका संस्थापक मर चुका था। दरबार में अफरा तफरी मच गई। अमीर सत्ता के लिए लड़ने लगे। हर किसी को लग रहा था कि अब ये सल्तनत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा आदमी आने वाला है जो इस सल्तनत को सिर्फ बचाएगा नहीं, बल्कि उसे भारत की सबसे बड़ी ताकत बना देगा। एक ऐसा शासक जो समझ चुका था कि भारत को तलवार से नहीं, व्यवस्था से नियंत्रित किया जाता है। उसका नाम था इल्तुतमिश। और अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे एक गुलाम ने दिल्ली सल्तनत को टूटने से बचाया, कैसे उसने ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसने अगले कई 100 साल तक भारत की राजनीति बदल दी, और कैसे पहली बार दिल्ली सच में भारत की सत्ता का केंद्र बनी।